हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, पार्टनरशिप का आज आखिरी सेशन। आज के सेशन में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के। तो मिक्स एमसीक्यूज लेके आया हूं। इसको खत्म करने के बाद फिर एक टॉपिक रहता है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके कुछ एमसीक्यूज, और उसके बाद फिर न्यूली एडिड टॉपिक्स जो हैं जिसकी बहुत ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हो उसके एमसीक्यूज भी मैं लेके आऊँगा। और एक चीज़ कि आप लोगों ने कहा था कि मॉक टेस्ट सीरीज कब शुरू कर रहा हूं, तो मॉक टेस्ट मैं आपको 1-2 दिन के अंदर इसकी डेट अनाउंस कर दूंगा किस दिन से ये शुरू कर रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी का है ये, तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे। कोशिश कर रहा हूं कि आपको 8 से 10 मॉक टेस्ट में दूं, तो डेट विद इन डेज में कल या परसों तक अनाउंस कर दूंगा। आप बस अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। First MCQ is amount received from sale of unrecorded assets at the time of dissolution of firm is credited to। जब फर्म डिसॉल्व होती है, यानी जब हम फर्म बंद कर देते हैं, उस वक्त अगर कोई हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचते हैं यानी सेल करते हैं तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शंस आर ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी रियलाइजेशन अकाउंट, डी कैश अकाउंट। तो जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये आपको बता दूं, तो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है इसमें जो एसेट्स हैं, बैलेंस शीट से हम एसेट्स लेते हैं, उनकी बुक वैल्यू एसेट्स हम यहां लिखते हैं, और जिस प्राइस पे हमने वो एसेट को बेचा वो यहां लिखा जाता है बाय बैंक हेडिंग देके। जिस प्राइस पे हमने एसेट बेचा वो यहां लिखा जाता है यानी क्रेडिट साइड में। इसी तरह लायबिलिटीज हम यहां लिखते हैं और उनकी पेमेंट हम उल्टा इस तरफ करते हैं टू बैंक। ये आप याद रखो, मैंने पहले भी करवाया हुआ है। तो एसेट्स की बुक वैल्यू बैलेंस शीट से यहां लिखते हैं और उसकी जो रियलाइज्ड वैल्यू यानी जिस प्राइस पे बेचा गया वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। इसी तरह लायबिलिटीज हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और उनकी जो पेमेंट है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसा एसेट जो अनरिकॉर्डेड था अगर हमने बेचा तो उसको हम कहां लिखेंगे। तो ऑप्शंस में ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी जो एसेट्स है अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड एसेट हो, अगर हमने बेचा है तो रिलेशन अकाउंट में आएगा और किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में। सो आंसर विल बी इन रिलेशन अकाउंट। और कौन सी साइड में, ये भी याद रखो, क्रेडिट साइड। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी साइड, तो अपने याद रखना है कि वो क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज कहां पे करते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो गुडविल अकाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं। मैंने अभी बताया कि जो एसेट्स हैं, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, जितने भी एसेट्स हैं वो हम बैलेंस शीट से कहां ट्रांसफर करते हैं, रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, इस तरफ ट्रांसफर करते हैं। और जिस प्राइस पे बिका वो हम इस तरफ लिखते हैं यानी क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, कहां कर रहे हैं हम, रिलेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हमारा आंसर होना चाहिए रिलेशन अकाउंट, और किस साइड, ऑन द डेबिट साइड। तो आपने देखा ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो कहां ट्रांसफर करेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखा है ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो कि बैलेंस शीट में गिवन होते हैं उनको हम कहां ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स गिवन होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में अगर आपको कोई फिक्टिशियस एसेट्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखे तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो मान लो 2 पार्टनर्स हैं, तो ए और बी। तो याद रखो बैलेंस शीट की एसेट साइड से कोई फिक्टिशियस एसेट है या फिर गुडविल बैलेंस शीट की एसेट है उसको राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके, यहां पे हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो कहां रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, और किस तरफ होगा ये भी याद रखो, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो किस तरफ, डेबिट साइड में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इज ट्रांसफर टू। देखिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीज या डिक्रीज देखने के लिए। पहले एक बार इसको समझ लो क्योंकि काफी सारे एमसीक्यूज इसके ऊपर आगे बेस्ड हैं। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन मतलब दोबारा से वैल्यूएशन करना है किसकी, एसेट्स की, लायबिलिटीज की। ठीक है, तो जो लॉसेस हैं वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जो गेन्स हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, डिक्रीज
इन वैल्यू ऑफ एसेट, या आप याद रख लो कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एक तरह का लॉस है। तो जैसे मैंने कहा कि लॉसेस हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये भी याद रखो कि रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें हम लॉसेस और गेन्स की बात करते हैं। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी एक तरह का हमारा लॉस हो गया, तो वो भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है, इसका उलट, इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लाइबिलिटी कोई डिक्रीज हो जाती है तो ये भी हमारा एक तरह का गेन ही है कि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो ये भी हम इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब पूछा है बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, इसका जो बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब हो गया कि मान लो अगर ये साइड बड़ी है, इसमें से ये साइड माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और अगर ये वाली साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो यहां क्या आ जाएगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इस बैलेंस की बात कर रहे हैं कि जो बैलेंस है रिवोल्यूशन अकाउंट का, चाहे वो प्रॉफिट या लॉस है, वो कहां ट्रांसफर करते हैं। तो आपको बता दूं कि जो भी प्रॉफिट या लॉस है रिवोल्यूशन का, वो हम कहां ट्रांसफर करते हैं, इन केस कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती, ये भी आप याद रख लो, अगर कैपिटल फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग लिखा होता या सिंपल कैपिटल लिखा होता, तब ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना था। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ये कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, ये भी याद रखो, क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और अगर लॉस होगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड। ये भी याद रखा करो कि कौन सी साइड में जाना है, डेबिट या क्रेडिट, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ही शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ इज ट्रांसफर टू। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर, जब उसकी डेथ हुई वहां तक का उसका शेयर कहां ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ अनसर्टेन है, कभी भी बीच में कभी भी हो सकती है, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। तो अब हम जरा पहले ऑप्शन देख लें, कहां ट्रांसफर किया जाता है, ए डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखिए जो भी पार्टनर का शेयर है वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि जो भी पार्टनर को देना है फर्म के लिए वो एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस सबसे पहले डेबिट साइड में आते हैं। लेकिन कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये याद रखो कि इन केस ऑफ डेथ, जो भी डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हुई, उसका कोई भी अगर शेयर देना है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है और उसकी डेबिट साइड में उसको लिखा जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इनमें से कौन सा है जो डिसोल्यूशन का मोड नहीं है या कारण नहीं है, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन नहीं होती। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, फर्म क्लोज कर सकते हैं। अगर पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि अब फर्म को हमें बंद कर देना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट है उनका, तो क्लोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल कोई पार्टनरशिप फर्म एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई थी, कोई प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर आपने काम करना था, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल डैम था, डैम बनाना था, खत्म हो गया वो प्रोजेक्ट, उसके बाद भी एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट भी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व कर सकता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर की रिटायरमेंट पे फर्म डिसॉल्व नहीं होती। अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया तो बाकी जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को कंटिन्यू रखते हैं। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फर्म डिसॉल्व यानी बंद नहीं होती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर कोई फर्म डिसॉल्व होती है और किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो वो लोन एसेट्स के बेचने के बाद कब उसको दिया जाएगा। मतलब एक फर्म डिसॉल्व हो गई तो एक पार्टनर ने लोन दिया था, अब उसको लोन की पेमेंट कब होगी, एसेट्स तो बिकेंगे उसके बाद ही सारी पेमेंट्स होनी है, तो वो लोन की पेमेंट कब होगी। ऑप्शंस आर ए आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज देने के बाद लेकिन कैपिटल की पेमेंट से पहले। आफ्टर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल की पेमेंट पार्टनर्स की कैपिटल को पे करने के बाद, जो भी उनकी कैपिटल की पेमेंट रहती है पे करने के बाद। आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज और कैपिटल, आउटसाइड लाइबिलिटी या कैपिटल पे करने के बाद, या बिफोर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज या आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने से पहले। देखिए जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके एसेट्स बेचे जाते हैं। जब एसेट्स बेचे जाएंगे तो सबसे पहले उन एसेट्स पे
आप जो एसेट से पैसा रियलाइज हुआ जाए या जो पैसा आया बेचने पे, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे की जाती हैं, जो कर्ज हैं आपको पहले वो खत्म करने हैं। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, फिर आपने उस पार्टनर का लोन चुकाना है और उसके बाद ही जो पैसा बचा वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने के बाद, लेकिन कैपिटल की पेमेंट करने से पहले आपको जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसका लोन वो खत्म करना है या चुकाना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट व्हाट स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर पेड। जब फर्म डिसॉल्व होती है किस स्टेज पे पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस पे किए जाते हैं, यानी पार्टनर्स को पेमेंट कब की जाती है। बात वही है जो लास्ट टाइम मैंने कहा कि पार्टनर्स को कब पेमेंट करेंगे। भाई एक फर्म डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, तो एसेट्स बेचे जाएंगे। एसेट्स बेचे जाएंगे तो सबसे पहले किसको पेमेंट करनी है भाई, आउटसाइड लाइबिलिटीज जो हैं, जो आपके ऊपर कर्ज है, सबसे पहले वो पे करो। फिर अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है उस लोन को पे करो। उसके बाद आप जो पैसा बचेगा पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो आप देखते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट व्हाट स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर पेड। किस स्टेज पर पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस उनको पे किया जाएगा। ऑप्शंस आर ए आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने के बाद, कुछ हद तक ठीक है। बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर, पार्टनर का लोन देने से पहले, ये तो गलत है। आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड पार्टनर लोन, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज यानी लाइबिलिटीज और पार्टनर का लोन देने के बाद, एंड बिफोर पेमेंट आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो मैंने अभी बताया कि जब भी एक फर्म डिसॉल्व होगी, खत्म होगी, तो उसके एसेट्स बेचे जाएंगे, बेचने के बाद लाइबिलिटीज पे की जाएंगी। सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करेंगे, फिर पार्टनर अगर किसी ने लोन दे रखा है उसका लोन पे करेंगे, उसके बाद ही जो पैसा बचेगा पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड पार्टनर्स लोन। चलिए जी नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन इफ ए पार्टनर्स पेज फर्म्स लाइबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड। डिसोल्यूशन के वक्त अगर कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी पे कर देता है तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। आपने डिसोल्यूशन के वक्त हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था जब हमने लेक्चर शुरू किया कि जो लाइबिलिटीज पे होंगी वो हम इस तरफ लिखेंगे। तो अगर कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी पे कर देता है तो वो कहां आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। और किस तरफ आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में तो आएगी आएगी। आंसर तो ये है, किस साइड में आएगी, डेबिट साइड में। और उस वक्त उस समय उस पार्टनर का नाम लिख दिया जाता है जो पार्टनर वो लाइबिलिटी दे रहा है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम श्याम XYZ, जो भी पार्टनर का नाम है वो लिख दिया जाता है कि ये उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी को पे कर रहा है। तो कहां आएगी ये लाइबिलिटी, रिलेशन अकाउंट में, वहां तो ऑफकोर्स आएगी। और किस साइड में आएगी ये भी याद रखो, डेबिट साइड में आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड टू। ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर हम कोई एसेट बेचेंगे, हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, अगर कोई एसेट बेचेंगे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए कोई और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये तो हम कर चुके। इंक्रीज इन लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे उसका, ए क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था रिवोल्यूशन अकाउंट का, जब मैंने टॉपिक शुरू किया ये, कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये जो डेबिट साइड है इसमें हम लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम्स या गेन्स। ठीक है, तो अगर लाइबिलिटी कोई इंक्रीज हुई तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हम इस तरफ लिखते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए एक लॉस है कि अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एक तरह का लॉस है, आपको पहले से ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, तो एक लॉस है। और लॉसेज रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। तो आपको इसका आंसर मिल गया कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। लेकिन अगर इसकी जगह होता है कि लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो अगेन क्रेडिटेड टू, तब क्या आता, क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, यानी वो इस तरफ रिकॉर्ड होती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दोस्तों अभी मैंने बता दिया रिवोल्यूशन अकाउंट में, मैंने कहा ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट है। ठीक है, पहले भी बता दिया कि डिक्रीज, एसेट की डिक्रीज हम यहां पे लिखते हैं और एसेट की इंक्रीज हम यहां लिखते हैं, यानी क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यही इसने कहा, अकाउंट इंक्रीज या अमाउंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट।
कौन सा अकाउंट, मतलब अगर कोई किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? ऑप्शंस आर क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले कोई भी एसेट की इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी की इंक्रीज डिक्रीज सबसे पहले तो आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब किस साइड में आएगी? जैसे मैंने कहा कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो इंक्रीज आपने कहां रिकॉर्ड की? सॉरी, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे आंसर आपका रहेगा क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो अभी मैंने इससे पहले वाले में बता दिया कि जो गेन्स हैं वो कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। एसेट की इंक्रीज और लाइबिलिटी की डिक्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ये सीधा ही इसका आंसर दे दो कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बताने की जरूरत अब है नहीं, ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बता चुका हूं। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई डेबिट साइड में, इंक्रीज हुई क्रेडिट साइड में। तो अब आपके सामने मुझे लगता है ये आंसर दिख ही रहा होगा आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाता है अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई। चलिए जी, गेनिंग रेशियो इज, गेन कैसे निकालते हैं? गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद होगा, गेन निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये फॉर्मूला है। और न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कहां दिख रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयर लेस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, गेनिंग रेशियो। चलिए जी नेक्स्ट इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू। अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? सबसे पहले अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है तो इन द फॉर्म ऑफ कैश लाएगा, तो डेबिट तो हम करेंगे कैश को, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है किस अकाउंट को डेबिट करना है। उस केस में होगा कैश अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन अभी डेबिट नहीं पूछा किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो किसको क्रेडिट करेंगे? क्या ला रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। जो चीज वो ला रहा है, गुडविल ला रहा है तो गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल ला रहा होता तो कैपिटल को क्रेडिट कर देते। तो इन दिस केस वो ला रहा क्या है? गुडविल, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अगर डेबिट क्वेश्चन पूछा होता कि डेबिट किसको करेंगे, तो फिर किसको करेंगे? कैश अकाउंट को, तब ये कैश अकाउंट आपका आंसर रहता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट